हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन। ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं? कॉम्प्लेक्स आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। कारण क्या है? एक तो इनका साइज है जो स्मॉल साइज है, छोटा साइज है, हाई जेड इफेक्टिव वैल्यू है, और उनके पास क्या प्रेजेंट है? वैकेंट डी ऑर्बिटल, जहाँ पर ये लिगैंड्स से लोन पेयर को क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव डेंसिटी। इन चार प्रॉपर्टी के कारण ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बस यही होता है, एक सेंट्रल मेटल आयन होती है, वो डी ब्लॉक से रिलेटेड होती है, एक लिगेंड्स होता है। लिगेंड्स ऐसी स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर होते हैं या नेगेटिव चार्ज होता है। मेटल जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। लिगेंड्स मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट करता है, उसके डोनेशन के कारण एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। यहाँ तो आपको याद रखना है भाई कि ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं? स्मॉल साइज के कारण, हाई जेड इफेक्टिव होने के कारण, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण, और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव डेंसिटी के कारण। इसे नेक्स्ट टॉपिक एलॉय फॉर्मेशन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो एलॉय की फॉर्मेशन करते हैं। कोई एलिमेंट क्यों हम एलॉय बनाते हैं, उसका कारण क्या है? मान लो दो एलिमेंट है, एक डक्टाइल है, एक मेलेबल है। इन दोनों एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करने के लिए इनको क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। तो एलॉय की फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले एक मेटल होनी चाहिए, सॉलिड मेटल, फिर उसको मेल्ट किया जाता है, उसके अंदर या तो फिर मेटल मिलाएं या फिर दूसरी कोई नॉन मेटल मिलाएं। ऐसे एलिमेंट्स को मिलाना है जिनकी रेडियस में, और जिसका साथ हमने एलॉय बनाना है उसकी रेडियस में सिर्फ 50% का डिफरेंस हो। देखो यहाँ पढ़ते हैं हम, एलॉय आर होमोजेनियस सॉलिड। होमोजेनियस सॉलिड सोल्यूशन होता है ऑफ वन मेटल, एक मेटल और नॉन मेटल डिस्ट्रीब्यूट इन अनदर मेटल्स। तो ये एक मेटल है जो वो क्या होगी? फिक्स होगी, उसके अंदर हम मेल्ट कर चाहे तो मेटल को मिला दो या नॉन मेटल को, लेकिन उनकी जो रेडियस है उन एटम की, उसमें सिर्फ 15% का क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। जब दो एटम की रेडियस है ना सिमिलर हो, लगभग सिमिलर हो, तो वही एलिमेंट क्या बनाते हैं? एलॉय की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनमें सभी की रेडियस क्या है? सिमिलर है, इसलिए हम उनका यूज कर किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं? एलॉय की फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखो बहुत सारे कॉमन एलॉय भी हैं जो आपने 10th क्लास में ही पढ़े थे, उनमें से कुछ हैं से ब्रास ब्रॉन्ज हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, गन मेटल हो गया, और स्टेनलेस स्टील हो गया। अगर हम ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन होता है, ब्रास में कॉपर और जिंक की मिक्सिंग होती है, और जो जर्मन सिल्वर है, तो याद रखना जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, जर्मन सिल्वर में कॉपर निकल और जिंक होता है। गन मेटल में कॉपर जिंक टिन और लीड होता है, और स्टेनलेस स्टील में आयरन क्रोमियम निकल और कार्बन होता है। देखो कार्बन एक नॉन मेटल है, इसलिए एलॉय के अंदर मेटल या नॉन मेटल एक दूसरे के साथ की जाती है मिक्स, लेकिन पहले जिसके अंदर मिक्स करते हैं वो फिक्स मेटल ही होनी चाहिए। यूजेज आपको पता ही है भाई, ब्रॉन्ज ब्रास का यूज कहाँ है? में जैसे घर का कोई सामान है रसोई से रिलेटेड, उसकी फॉर्मेशन करने के लिए, कोयल्स वगैरह के लिए हम ब्रॉन्ज का प्रयोग करते हैं। जर्मन सिल्वर का सिप वगैरह की फॉर्मेशन के लिए, प्लम्बिंग के पर्पज़ के लिए। जर्मन सिल्वर के यूज के बाद हम देखते हैं गन मेटल्स, एक तो गन की फॉर्मेशन के ही लिए, दूसरा गेयर वगैरह बनाने के लिए, और स्टेनलेस स्टील के यूज तो इनफाइनाइट है, आपको पता ही है। तो बस इतना याद रखना है कि एलॉय की फॉर्मेशन क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी रेडियस क्या है? लगभग सिमिलर है। हमने देखा भी है लेफ्ट टू राइट, पहले साइज डिक्रीज हो जाता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, लास्ट में स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है, लेकिन रेडियस सबकी क्या रहती हैं? इक्वली रहती हैं। ऐसे ही टॉप टू बॉटम पहले इंक्रीज हो जाता है, फिर साइज क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो सिमिलर रेडियस होने के कारण जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? एलॉय की फॉर्मेशन करते हैं। और एलॉय की फॉर्मेशन हम क्यों करते हैं? ताकि हम क्या करें? दो एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज का प्रॉपर क्या कर सके? यूज कर सके। वो फॉर्मेशन इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों करते हैं? जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जैसे अगर हम क्रोमियम का कोई कार्बाइड उठाएं ऐसे, जब इसकी लैटिक्स मिलती है ना,
तो इसकी लैटिक्स के अंदर है ना ऐसे इंटरस्टेशियल साइट, छोटे छोटे होल होते हैं। इंटरस्टेशियल साइट उसकी क्या होती है, वैकेंट। लैटिक तो आप लोग समझते हो, जैसे बहुत सारे पॉइंट को अगर हम ऐसे एक दूसरे के साथ मिला दें तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, लैटिक्स की। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके अंदर स्पेस क्या होता है, वैकेंट होता है, और उस स्पेस के अंदर छोटे साइज की नॉन मेटल्स को क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है। उनके ट्रैप करने से जो कंपाउंड बनते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कौन से कंपाउंड्स बोलते हैं, इंटरस्टेशियल कंपाउंड। क्यों बनते हैं, क्योंकि जो हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी इंटरस्टेशियल साइट क्या होती है, वैकेंट। बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। देखो, दीज आर दी यूजली नॉन स्टोइकोमेट्रिक होंगे, ना ही ये आयोनिक होंगे, ना ही ये कोवलेंट होंगे, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। दे आर हार्ड है, जो इंटरस्टेशियल कंपाउंड के अंदर जब हम ब्रोमीन मेटल डाल देते हैं, ब्रोमाइड बनता है जो, वो तो डायमंड के लगभग हार्ड हो जाता है। और ये केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, और ये क्या करते हैं, मेटेलिक कंडक्टिविटी शो करते हैं। जैसे दूसरी मेटल की कंडक्टिविटी होती है हीट के प्रति या फिर लाइट के प्रति, तो ये भी अपनी मेटेलिक कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, शो करते हैं। देखो, जो इंटरस्टेशियल कंपाउंड हैं उनकी हार्डनेस का कारण, जैसे हम जर्नल एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे जो आयरन की लैटिक्स ऐसे बनती है, तो जो ये आयरन की लैटिक्स है इसके अंदर यहाँ इस साइड क्या होती है, इंटरस्टेशियल साइट, वैकेंट साइट होती है। और इसके अंदर फिर किसकी ट्रैपिंग की जाती है, कार्बन की। जो स्टार्टिंग में हमें आयरन मिलता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। लेकिन ट्रैपिंग करने से जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनके तैयार हुआ, अब ये बिल्कुल क्या होगा, हार्ड होगा। तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब क्या होंगे, हाई होंगे। और जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं, ध्यान रखना है, ये नहीं नेचर में आयनिक होते हैं और ना ही कोवलेंट। इनके इंटरमीडिएट सा करेक्टर ये शो करते हैं। इसलिए हम बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट किसकी फॉर्मेशन करते हैं, इंटरस्टेशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि इनकी इंटरस्टेशियल साइट क्या होती है, वैकेंट होती है, और वहाँ पर छोटे साइज की मेटल्स जैसे कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को हम ट्रैप कर कर उनकी स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, तो कैटलिस्ट तो आपको पता ही है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी। और देखो मैंने लिख भी रखा है ऐसे, आप यहाँ ध्यान से देखना। मैनी ट्रांजिशन मेटल्स आर, या तो वो अकेले हों या फिर किसकी फॉर्म में हो, कंपाउंड की फॉर्म में हो, तो वो गुड, एक अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। उनमें कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल भी हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, वैडनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, प्लेटिनियम। ये कॉमन ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट है जिनका यूज हम एज ए कैटलिस्ट करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे हम बात करें हैबर प्रोसेस की। हैबर प्रोसेस में क्या किसकी फॉर्मेशन होती है, अमोनिया की, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यूज करके। तो यहाँ पर जो आयरन वो एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, और मोलिब्डेनम एज ए प्रोमोटर यूज होता है, मतलब रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए। और आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, और यहाँ से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, अमोनिया की। ये भी एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट की। ऐसे ही निकेल या प्लेटिनियम भी, जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, जहाँ हम ऑयल से घी की फॉर्मेशन करते हैं, इसके अंदर ऐसे कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, वहाँ पर एज ए कैटालिस्ट हम निकल को यूज करते हैं, और फिर हमें एक सैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। अनसैचुरेटेड का मतलब आप लोग समझते ही हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और जब सिंगल होता है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। या फिर ये ऑयल होता है और ये क्या होता है, घी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑयल, और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो घी होता है। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। इसके अंदर निकल एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जो एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। जैसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे पॉलिथीन की फॉर्मेशन करनी है पॉलीमर्स के अंदर, जिगलर नाटा एक फेमस कैटलिस्ट है। इसके अंदर इथेन का प्रयोग करके, और इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम इथेन को पॉली इथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पॉलीथीन की फॉर्मेशन में एक
M योग है किसका, जिगलर नाटा कैटलिस्ट का, जिसके अंदर टाइटेनियम एक डी ब्लॉक एलिमेंट है जो एज ए कैटलिस्ट काम करता है। ऐसे ही कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जब हम H2SO4 की प्रिपरेशन करते हैं वहाँ भी वैडनियम का ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। ऐसे ही हम अगर डिकम्पोजिशन करें H2O2 की तो वहाँ पर भी MnO2 एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। और ऐसे ही ओस्टवाल्ड प्रोसेस में भी हम किसकी प्रिपरेशन करते हैं, अमोनिया की, वहाँ पर भी प्लेटिनियम और रोडियम दो ऐसे एलिमेंट हैं जो एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। और अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह काम क्यों करते हैं ये भी देख लेते हैं। देखो, कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन का क्या कर लेते हैं, एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं विद ए सूटेबल रिएक्टेंट के साथ। दिस इंटरमीडिएट गिव रिएक्शन पाथ, जो ये इंटरमीडिएट है रिएक्शन को पाथ प्रोवाइड करते हैं ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का। व्हेन यूजेज इन गैसियस रिएक्शन, जब इनको गैसियस रिएक्शन के लिए यूज करते हैं तब ये क्या करते हैं, उनको सरफेस प्रोवाइड करते हैं। और जब वो बॉन्ड डिसोसिएट होते हैं किसके अंदर, गैसेज के बॉन्ड डिसोसिएट होते हैं तो उनको अपने सरफेस पे क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो होता क्या है, मान लो कोई भी रिएक्शन यहाँ चल रही है ऐसे, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, और ये एक्टिवेटेड स्टेट है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्म है, या फिर इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ से यहाँ तक के गैप को बोलते हैं हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जो कैटलिस्ट डालने से, मान लो अगर हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला तो यह वैल्यू कम हो जाती है और रिएक्टेंट आसानी से ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाएगा। और ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के बाद ये क्या बनाएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाएगा और आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो कहने का मतलब, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, इसे रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। या फिर वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा सकते हैं अगर हमारे कैटलिस्ट कैसे होंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट, तो वहाँ पर रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, स्लो। लेकिन ये सब होता किसके कारण है, कैटलिस्ट डालने के कारण। अगर हम बात करें गैसेज के केस में, मान लो यहाँ पर निकल का सरफेस है तो H2 की और किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम, N2 की, तो इनके बॉन्ड की डिसोसिएशन से जो एनर्जी मिलेगी वो मेटल का सरफेस क्या कर लेगा, उनको एब्जॉर्व कर लेगा। तो देखो मैंने लिख रखा है, व्हेन यूजेज गैसेज रिएक्शन द मेटल एब्जॉर्व रिएक्टेंट गैसेज, जो गैसेज रिएक्टेंट उनको ऑब्जर्व करेगा ऑन देयर, अपने सरफेस पे प्रोवाइड, और उसको साथ में सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा और तब रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। अगर हम रिएक्शन को ऐसे ही फ्री स्पेस में करें N2 + H2 तो इनके बीच में बॉन्ड ही डिसोसिएट नहीं होगा और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इनको हम किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाते हैं, ताकि वो उनको सरफेस प्रोवाइड करे और उनकी एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कर ले, एब्जॉर्व कर ले। तो ये इसलिए एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं।